वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए नई वीडियो लाए हैं और आज हम लाए हैं MCS 211। देखो, हमने सभी बच्चों से एक पोल लिया था, मतलब कुछ दिन पहले हमने कुछ पोल लिया था। पहला जो हमारा पोल था वो ये था कि हमें किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, मतलब शॉर्ट बनानी चाहिए, लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए। तो देखो 78% यूजर्स ने मतलब हमें वोट किया है कि हमें डीप में और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनानी चाहिए। बट उसके बाद जब हमने एक पोल रखा कि इसके बाद मतलब जो हमारा अभी एक सीरीज चल रही थी MCS 215 साइबर सिक्योरिटी वाली, उसके बाद हमें कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सा हमें सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने कुछ ऑप्शंस दिए थे कि MCS 211 स्टार्ट करें, 212 करें, 213 करें, कौन सा स्टार्ट करें। तो मुझे ये पता चला, मतलब 43% दोनों को वोट मिला है, मतलब डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दोनों को ही बराबर वोट मिले। तो हमने सोचा चलो डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की कुछ वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की कुछ वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा, आज डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की हम वीडियो लाए हैं आपके लिए, यूनिट नंबर 1। तो हमारी ये यूनिट है पूरी प्रॉपर, हमने एक उनकी बुक ली है पूरी और उसकी पूरी यूनिट हमने छान मारी है। और छानने के बाद आपके लिए एक निचोड़ जो होता है इस वीडियो का, वो हम यहाँ पर बना के लाते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट जो है इसको रेडी करने में टाइम लगता है, हमारी मेहनत लगती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप ये काम करते तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है, ताकि हम नई नई वीडियोस ला सके। और जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी हमारी इस टॉपिक पे, आपके पास बेल आइकन दबाते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम शुरू कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 1 किसका, MCS 211 डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ एन एल्गोरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैं ये इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, मतलब ये पूरा जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में कंप्लीट यूनिट है हमारे पास, लेकिन यूनिट तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा अगर वो इस वीडियो में खत्म हो सकती है तो मैं इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। अगर वो खत्म नहीं हो पाती इन केस, तो मैं इसका सेकंड पार्ट निकालूंगा, उसमें हम इसको बची हुई को खत्म करेंगे, ठीक है। देखो यूनिट तो बहुत बड़ी है, काफी सारी चीजें हैं, और ये सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, तो जॉब के लिए जाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जॉब में एल्गोरिथम बनाना, डेटा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, एल्गोरिथम बिल्डिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता तो होना चाहिए कि एल्गोरिथम होती क्या है, और अगर उसको आप बना पाते हैं बहुत एफिशिएंट वे में, एक अच्छे एल्गोरिथम बना पाते हैं, तो आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मेटा जैसे हम बोलते हैं, गूगल, ये सारी कंपनी किसका टेस्ट लेती है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का लेती है, ठीक है, जिसमें वो एल्गोरिथम बिल्डिंग भी करवाती है आपसे, ठीक है। तो बहुत सारी हमारी एल्गोरिथम्स होती हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप बड़ी से बड़ी कंपनी में अगर जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उन कंपनीज की पहली रिक्वायरमेंट ही ये होती है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आनी चाहिए, DAA बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम भी आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में क्या पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम को डिजाइन कैसे करते हैं, उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम बढ़िया है, कौन सी एल्गोरिथम बेकार है, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है। ये सारी चीजें एनालिसिस हम किस में पढ़ेंगे, इस पूरी बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। A to Z, मतलब हर चीज एल्गोरिथम के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। बेसिक ऑफ एल्गोरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्या क्या होता है बेसिक एल्गोरिथम का, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप सभी के पोल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े, काफी अच्छा लगा मेरे को कमेंट्स पढ़ के। तो इसीलिए मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं नई नई चीजें आपके लिए लाऊं, ताकि आप, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग लाइक करते हो, आप लोग शेयर करते हो मेरी वीडियो, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूंगा फ्यूचर में भी, अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, और चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ एल्गोरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर में, मतलब इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, वही जो हमारा मेन मुद्दा होता है, हम सारे मुद्दे कवर करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम, इसका हम पढ़ेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्गोरिथम, इसका हम पढ़ेंगे सीक्वेंसिंग, सिलेक्शन एंड इटरेशन, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर एंड रिकर्जन, ठीक है। इसका पढ़ेंगे सर्वे ऑफ अ कॉमन रनिंग टाइम,
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम्स। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारी समरी। मतलब हम क्या करते हैं, बेसिकली पूरा मॉड्यूल को ही पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसे वे में पढ़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं कि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं हर मॉड्यूल को शॉर्ट कर देता हूँ, और शॉर्ट करके नोट्स बना के और उसका लिंक मैं दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके इसको पूरा को व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी आपको एल्गोरिथम के बारे में कुछ नहीं पता, मानना मैंने। ठीक है। तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एक चीज पढ़नी आपको बहुत जरूरी है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उसमें कवर नहीं हो पाएंगे, तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, जिसमें आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि एल्गोरिथम आया कहां से और एल्गोरिथम होती क्या है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है। एल्गोरिथम आर लाइक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम। देखो, आपने देखा है हमारे घर में, मान लो आपकी मम्मी, आपकी जो भी खाना बनाता है आपके घर में, तो उनको पता होता है कि खाना बनता कैसे है ना। सपोज वही काम अगर हम एक कंप्यूटर को दे दें कि कंप्यूटर भाई तू खाना बना, ठीक है, हालांकि बना तो नहीं पाएगा, बट अगर सपोज आपने उसको बता दिया कि आप खाना बना, कंप्यूटर तो होता है बेवकूफ, उसको कुछ नहीं पता। ठीक है। आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप उसको बतानी पड़ती है ना। जैसे पहले गैस जला, उसके ऊपर बर्तन रख, उसके अंदर सब्जी डाल काट के, उसके बाद ये कर वो कर, मतलब सारे स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो सारे स्टेप हम उसको बताते हैं, किसको, कंप्यूटर को बताते हैं। तो उस प्रोसेस को जब हम उसको बता रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या हुआ, एक एल्गोरिथम हुई। ठीक है। तो एग्जांपल पढ़ना भी आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे कहानी। जो चीज ना समझ आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। एल्गोरिथम आर लाइक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम। दे आर काइंड ऑफ लाइक रेसिपी टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट स्टेप टू फॉलो टू गेट राइट आंसर। समझ गए। कंप्यूटर को हम बताते हैं, स्टेप्स बताते हैं कि राइट आंसर निकालने वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हर चीज की एल्गोरिथम होती है। ठीक है। आप बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करोगे, आपसे एल्गोरिथम बनाई जाएगी, बनवाई जाएगी। ठीक है। आगे देखो क्या लिखा, द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम मैथमेटिशियन नेम अल ख्वारिज़मी। मतलब एक मैथमेटिशियन है, आपको देखो शक्ल दिखा दो कितना सुंदर दिखता है। ये हमारा बेसिक ऑफ एल्गोरिथम ये रहा, अल ख्वारिज़मी। ठीक है। ये एक मैथमेटिशियन था, इसी के नाम पे एल्गोरिथम जो हम बोलते हैं वर्ड, वो बनाया गया। ठीक है। तो एल्गोरिथम वर्ड की जो इन्वेंशन हुई थी वो इस मैथमेटिशियन के नाम पे हुई थी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसका। सो व्हाट इज एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होती क्या है, सबसे पहले समझते हैं। वेल, इट्स अ ब्रांच ऑफ रूल्स दैट हेल्प यू टू कैलकुलेशंस either बाय हैंड और ऑन अ कंप्यूटर। देखो, एल्गोरिथम का कंप्यूटर से मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। एल्गोरिथम बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ एल्गोरिथम का, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। देखो, आपने क्या करा, एल्गोरिथम एक छोटे सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने क्या करा, आपने एल्गोरिथम बनाई। ठीक है। आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी, मतलब हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी। ठीक है। अगर नहीं आती तो आप बता सकते हैं कमेंट में। अगर मान लो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, यूक्लिड की एल्गोरिथम है। ठीक है। कि उसने बताया था कि पहले एक दो नंबर है, उनमें से क्या करो, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से पहले डिवाइड करो। ठीक है। डिवाइड करके जितने पे वो कट रहा है, बाद में जो रिमाइंडर आ रहा है, उस रिमाइंडर को, उस रिमाइंडर से उसके जो वैल्यू थी जिससे हमने डिवाइड करता उसको डिवाइड करो। मतलब एक एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो उस इंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को उसने क्या करा, पेपर पे लिख दिया, सिर्फ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है। अब वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो उस इंस्ट्रक्शन के सेट को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद इट्स लाइक अ क्लियर सेट ऑफ स्टेप्स दैट यू फॉलो टू टर्न सम इंफॉर्मेशन इनपुट इनटू आंसर, मतलब आउटपुट। दो चीजें, इनपुट दिया और बदले में क्या मिला, हमें आंसर मिला, आउटपुट मिला। ठीक है। There are five basic building blocks of the designing algorithm. देखो, 5 ब्लॉक्स होते हैं एल्गोरिथम के। ठीक है। जिससे हम एल्गोरिथम बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या, सीक्वेंसिंग। ठीक है। सिलेक्शन, आइट्रेशन, प्रोसीजर और रिकर्सन। ठीक है।
ये 5 टाइप होते हैं, 5 आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं इनको एल्गोरिदम के। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डीप में, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी एल्गोरिदम को बनाने के लिए, ठीक है। In this study, we will learn about basic of algorithm, how they are designed. Section 4 will explain you algorithm and give example of how they are used. ये section 4 मतलब हमारा यही वाला section 4, ठीक है। याद रखना, मैं जो जो section बोलता जाऊँ तो आप देखते रहना कि वो क्या क्या section है, ठीक है। And algorithm are compared based on things called time complexity, which we'll learn about in section 8. तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे हम इस पूरी यूनिट में, ठीक है। To figure out which algorithm is better, we need to look at how much time it takes to solve problem using each one. This is important for understanding how efficient algorithm is. Section 9 will talk about analyzing algorithm. देखो analyzing algorithm क्या होती है कि कौन सी algorithm बढ़िया है, कौन सा अच्छा आउटपुट दे रही है, फास्ट आउटपुट दे रही है, कम स्टोरेज ले रही है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आता है, ठीक है। प्रॉब्लम दैट कंप्यूटर सॉल्व आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन हाउ दे आर सॉल्व्ड, and we will explore in section 10. In section 10 we will look at different techniques to solving problems. कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, वो भी हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो टेक्निक्स हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस नाम नाम पढ़ेंगे टेक्निक्स है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, बाद में हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। Lastly, in section 11, we will discuss deterministic and stochastic algorithms. Deterministic one are predictable, meaning we can guess in the next step based on the input and the program state. Stochastic algorithms are more random in nature. So algorithms are like cool recipes for computers to solve problem, and we will explore all these ideas in this study. तो सिंपल सा हमें समझ आ गया एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, पहली चीज। इसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया थे, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कौन कौन से? सीक्वेंसिंग, सिलेक्शन, आइट्रेशन, प्रोसीजर एंड रिकर्जन, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि दो टाइप की हमने एल्गोरिथम पढ़ी। एक होते हैं डिटरमिनिस्टिक, जिसका हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इनपुट, और दूसरा क्या होता है स्टोकेस्टिक, जिसका हम आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे पूरी स्टडी में पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ज्यादा डीप में हमें इसे नहीं पढ़ना, हम आगे पढ़ेंगे डीप में। बाकी जो चीजें इसमें रह जाएंगी उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आप मतलब इस पूरी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर दिस स्टडी, स्टडिंग दिस यूनिट, you should be able to define and list properties of an algorithm. आप properties बता सकते हैं, list basic building blocks of algorithm, building blocks के बारे में बता सकते हैं, explain fundamental techniques of to design an algorithm, techniques बता सकते हैं, define the time and space complexity of an algorithm। इसके बाद differentiate between deterministic and stochastic algorithm। तो ये आपकी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम होती क्या, ये समझो ध्यान से। देखो मैं आपको एग्जाम्पल समेत समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लाइव कोड का एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि एल्गोरिथम बनी कैसे और कैसे सॉल्व हो रही है, ठीक है। अब यहां पर पढ़ो ध्यान से। एन एल्गोरिथम इज लाइक अ सेट ऑफ स्टेप्स written in simple language, not specific to any programming language. It's sequence of tasks that when executed give a certain output within a certain time। मतलब क्या होता है एल्गोरिथम? स्टेप होते हैं कुछ, ठीक है, सेट ऑफ स्टेप होते हैं। वो क्या करता है, हमें एक आउटपुट देता है, इनपुट देने पे मान लो हमने कुछ इनपुट दिया और हमें बदले में क्या मिला, आउटपुट। बट जरूरी नहीं वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, ये ध्यान रखना। अभी तक हमने कोड नहीं लिखा, हमने जस्ट क्या करा है, हमने सिंपली एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा, क्या होती है एल्गोरिथम, कैसे वर्क करती है, और इसके स्टेप्स लिख दिए, ठीक है। क्योंकि मान लो पहले स्टेप में हमें ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है, इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में हम स्टेप्स जैसे लिखते हैं वो लिख दी, वो हमारी एल्गोरिथम होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। फॉर गुड एल्गोरिथम इट नीड्स टू हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो अच्छे एल्गोरिथम किसे बोलते हैं, ध्यान से समझना, अच्छे एल्गोरिथम किसे बोलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिथम के। पहला क्या है, इनपुट, मतलब हर एक एल्गोरिथम में एक इनपुट जरूर होना चाहिए। इट शुड हैव अ डेफिनेट नंबर ऑफ इनपुट्स, मतलब ऐसे इनपुट जो डिफाइन कर सके, मतलब नंबर्स में, ठीक है। सपोज एक एल्गोरिथम है जो अनलिमिटेड इनपुट ले रही है, ये गलत है। एल्गोरिथम में डेफिनेट मतलब नंबर ऑफ इनपुट आपके डिफाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आउटपुट, इट मस्ट प्रोसीड सम रिजल्ट आफ्टर रनिंग,
मतलब एल्गोरिदम रन करने के बाद कुछ रिजल्ट आना चाहिए, मतलब कुछ आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिफाइनाइटनेस, मतलब क्या है, देयर मस्ट बी अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। तो आपके डिफाइनाइट क्या होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक स्टेप को डिफाइन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से, वो आपकी एक अच्छी एल्गोरिदम है, ठीक है। इसके बाद इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम शुड बी बेसिक एंड नेसेसरी, मतलब आपके सारे स्टेप्स बेसिक होने चाहिए और नेसेसरी मतलब जरूरी होने चाहिए। अब देखो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी स्टेप लिख रहे हैं जिस स्टेप का कोई काम भी नहीं बट आपने वो स्टेप लिख दिया, तो वो एक अच्छी एल्गोरिथम नहीं है, आपके स्टेप्स बढ़ रहे हैं उससे, ठीक है। इसका बाद क्या है, फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस क्या होती है, द प्रोसेस शुड बी फिनिश इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब ये नहीं कि आपका लूपिंग में चलता जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में आपके एल्गोरिथम क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, इट शुड इवेंचुअली स्टॉप, मतलब कुछ स्टेप्स के बाद ये खत्म हो जानी चाहिए, एक आउटपुट दे देना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये एक अच्छी एल्गोरिथम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक में, जनरलिटी, जनरलिटी क्या होती है, इट शुड सॉल्व वेरियस केसेस, मतलब जनरली आप कोई भी केस ले लो वो सॉल्व करे, ठीक है। एफिशिएंसी, इट शुड बी यूज रिसोर्स लाइक टाइम एंड मेमोरी वाइजली, देखो अच्छे एल्गोरिथम उसे ही बोलते हैं जिसमें टाइम कम से कम लगे सॉल्व करने में, ठीक है। और दूसरी चीज उसमें मेमोरी कम से कम लगे, स्टोरेज कम से कम ले, ठीक है। वो एक आपकी अच्छी एल्गोरिथम होती है। इसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, एनीवन शुड बी एबल टू ग्रैस्प एंड अप्लाइड, मतलब आप वो किसी को भी दिखा दो वो इजीली उसको समझ जाए, ऐसी एल्गोरिथम होनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। इसका यूनिकनेस, ईच इंस्ट्रक्टर शुड बी क्लियर एंड अनबिजियस, ठीक है। मतलब हर स्टेप जो होना चाहिए वो एकदम यूनिक और क्लियर होना चाहिए, मतलब क्या करना है स्टेप में वो क्लियरली हमें समझ आना चाहिए, ये होता है यूनिकनेस। तो अब आपको समझ आ गया एल्गोरिथम होती क्या है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यूक्लिड की एल्गोरिथम है एक, ठीक है, जीसीडी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम होती क्या है, देखो ये प्रोग्राम दिख रहा है एल्गोरिथम का, जीसीडी का, कि दो इनपुट ले रहा है और चेक कर रहा है, लूप वूप चला रहा है, ये सारे काम कर रहा है ना। तो ये एक एग्जांपल है एल्गोरिथम का, ये आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है, मैंने नहीं लिया कहीं से, बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम, इसके बारे में एक चर्चा भी करेंगे, इसके बारे में देखेंगे भी, ठीक है। अब देखो एल्गोरिथम क्या है, देखो ये नीचे एग्जांपल एल्गोरिथम का, ध्यान से समझना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पता है आपको, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने वाली, ठीक है। वो एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, मान लो मेरे पास दो नंबर है, मैं पहले एक एल्गोरिथम को मैथमेटिकली लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको इजिली क्लियर हो जाए, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे मुझे मान लो 25, ठीक है, और एक और नंबर ले लेते हैं साथ में, मान लो 125, ठीक है। 125 ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको ले लेता हूँ, मान लो 170, ठीक है। इन दोनों हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों में मान लो हमें निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है बेसिकली ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, और ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा, ठीक है। सपोज मैं गेस करूंगा तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं 25 से दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, 24 से करूंगा, 23 से करूंगा, ऐसे कर करके मैं सबसे डिवाइड करके देखूंगा, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो मिल जाएगा। बट यूक्लिड की एल्गोरिथम क्या कहती है, देखो मैं इसको थोड़ा सा फ्री ड्रॉ करके देखता हूँ, ठीक है, थोड़ी राइटिंग गंदी आएगी समझ जाना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिखा, ठीक है, यहाँ लिख दिया 170 और यहाँ लिख दिया मैंने इधर 25, वेट, यहाँ लिख दिया मैंने 25, ठीक है। अब मैं 25 के टेबल से 170 को डिवाइड करूंगा, तो 25 के टेबल में 170 आता है, नहीं आता। 150 आता है, हाँ आता है 150, कितने पे आता है, 6 पे।
25 सॉरी 6 पे नहीं आ रहा, 25 टू जा, हाँ 6 पे आता है, 25 6 जा 150, यही होता है। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, हाँ 150 होता है। ठीक है, तो 150 पे ये क्या हो गया, डिवाइड। अब कितना बचा रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर बचा हमारा 20 बचा। अब मैंने क्या करा, इस 25 को यहां लिख दिया, मतलब जो हमारा ये देखो एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 25 को यहाँ लिख दिया। अब ये वाला जो नंबर है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला नंबर उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, अब इसको 25 से 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 बन जा 20, ठीक है। और बचा कितना हमारा, सॉरी 20 बन जा 20, ठीक है, बचा हमारा 5। और अब हम दोबारा से सेम प्रोसेस करेंगे, इसको 20 को यहां से उठा के दोबारा से उसको यहां डाल देंगे, मतलब यहां लिख देंगे 20, ठीक है। अब 5 से करेंगे, 5 4 जा 20। अब देखो ये तब तक डिवाइड करते जाते हैं हम जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो ये जो नंबर होता है ना, ये वाला जिसे सबसे लास्ट में डिवाइड करा होता है, ये हमारा होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, समझ गए। ये यूक्लिड की एक एल्गोरिथम है। अब देखो उसका स्टेप समझना, स्टेप कैसे लिखा है। इफ बी इज जीरो, मान लो अगर आपका बी आपका जीरो है, सपोज ये ए है और ये है आपका बी। वैसे ए हमारा बड़ा नंबर होना चाहिए क्योंकि बड़े से छोटे को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, इसको यहां रख देते हैं, इसको यहां रख देते हैं। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। आप कह रहे हैं जब बी आपका जीरो होगा, अगर इन केस, ठीक है, रिटर्न ए एंड फिनिश, मतलब अगर ये आपका जीरो है, ये वाला आपका जीरो है, बी इक्वल टू क्या है आपका, मान लो जीरो है, तो हम क्या करेंगे, हम एज इट इज ए को रिटर्न कर देंगे। 170 ही इसका क्या होगा, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा, क्योंकि जीरो से तो सब डिवाइड होता है, तो जीरो को तो सबसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पहली कंडीशन, मतलब स्टेप 1, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, अदरवाइज डिवाइड ए बाय बी। तो हमने क्या करा, ए को डिवाइड करा बी से, ठीक है, एंड स्टोर द रिमाइंडर इन आर। तो रिमाइंडर क्या है 20, इसको किसमें स्टोर कर दिया, आर में, ठीक है। अब सेट ए टू बी, मतलब अब यहां पर जो ए था ना, ए की जगह क्या थी पहले वैल्यू 170 थी, अब ए की जगह पे क्या सेट कर दिया, बी, मतलब 25 कर दिया। तो ये 20 यहां आ गया और ए की जगह पे क्या आ गया, यहां पर 25 आ गया, ठीक है। एंड बी टू आर, जो बी है ये वाला, ये क्या बन गया, आर बन गया अब, ठीक है। इसके बाद देन गो बैक टू स्टेप 1, अब दोबारा से वही वाला स्टेप करो, ठीक है। सेम डिवाइड करके देखो, अगर रिमाइंडर आपका जीरो आता है तो आपका फिनिश कर दो और ये वाला जो है ये रिटर्न कर दो। तो ये कुछ प्रोसेस है। बाकी ये एल्गोरिथम थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं आपको बताऊंगा, बुक में थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, मैं इसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा आपको कोड के थ्रू। तो कोड के थ्रू कैसे एग्जांपल होगा, अब देखो मैं इस पूरे एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा, ठीक है। ये कोड है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट का कोड है, सिंपली कुछ नहीं है। देखो एक नंबर है, ठीक है, और ये दूसरा नंबर है, दो नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब इन दो नंबर में हम क्या निकाला, हमने एक फंक्शन बनाया x, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, ए और बी। हमें इन दोनों क्या कैलकुलेट करना है, हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करा, एक रिमाइंडर लिया r इक्वल टू 0, इसके बाद एक लूप चला दिया, ठीक है। लूप में क्या कर रहे हैं हम, r को डिवाइड कर, r इक्वल टू क्या हो गया, a मॉडुलस b। ए मॉडुलस बी का मतलब ए को बी से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है वो आर में स्टोर कर दो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, बी की ए की वैल्यू क्या बना दी, बी के इक्वल बना दी, और बी की वैल्यू रिमाइंडर के इक्वल बना, ताकि वो यूक्लिड वाली एल्गोरिथम चल सके, ठीक है। देन लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो गया, हमने रिटर्न कर दिया ए को, तो ए ही हमारा क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, जो हमारा लास्ट में होगा, क्योंकि जब आपका बी जीरो हो जाएगा तो आपका ए ही बचेगा, ठीक है, और ए आपका आउटपुट होगा। तो देखो इसको रन भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, आप इसको रन भी कर सकते हो, रन करके देखो तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, node script.js,
ठीक है, सॉरी इसको आउटपुट को अनकमेंट कर देते हैं तभी तो प्रिंट होगा। तो देखो 5 मिल गए दोनों में, कॉमन है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 170 और 25 का, है ना, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल क्या आया था हमारा, 5 आया था। देखो इसमें चेक करेंगे 5 आता है, देखो 5 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल का एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया, ठीक है, मतलब कोड ही मैंने आपको करके दिखा दिया। देखो कोड मैंने जावास्क्रिप्ट में कराया, अब चाहे उसको सी में करो, चाहे आप जावा में करो, चाहे सी प्लस प्लस में करो, वो आपकी मर्जी है। मैंने जस्ट आपको जैसे एग्जांपल बताया कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल की एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। दिस एल्गोरिथम सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स वी मेंशन अर्लियर। इट टेक टू इनपुट ए एंड बी एंड प्रोड्यूस वन आउटपुट। ए और बी दो इनपुट ले रहा है, देखो मैंने भी इसमें दो इनपुट डाले हैं और एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आउटपुट को हमने यहाँ स्टोर करा के उसको कंसोल करवा दिया, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। टू शो हाउ इट वर्क्स लेट्स फाइंड जीडीपी जीसीडी ऑफ 171 1071 एंड 462। देखो इन दोनों का जीसीडी निकालें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो पहले क्या करा, देखो डिवाइड करा, मॉड्यूलस फंक्शन वही डिवाइड वाला परसेंट वाला, तो क्या बचा रिमाइंडर 171 147। अब क्या करा, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया एक ही जगह पे और इस रिमाइंडर को बी की जगह पे डाल दिया और डिवाइड करा, फिर से हमारा ये आया, ठीक है। फिर से हमने इसको क्या करा, इस वाले को एक ही जगह पे डाल दिया और इसको बी की जगह पे डाल दिया रिमाइंडर को, और फिर से हमने डिवाइड करा, अब 0 आ गया। अब जिससे डिवाइड 0 हो जाए तो वो जो 21 है वही हमारा क्या है, आउटपुट है। तो सेम अगर हम इसका भी निकाले 462 और 1071 का अपनी एल्गोरिथम से, ठीक है, 1071, ठीक है, और 462 यही था ना, 462। अगर ये दोनों का हम अपनी एल्गोरिथम के थ्रू निकालते हैं तो देखो आंसर क्या आता है 21। वही आपका आंसर है, 21 ही आपका आंसर है। देखो यहाँ पर भी लास्ट में किससे डिवाइड होने पे 0 आ रहा है, 21 से, तो 21 आपका क्या हुआ, आउटपुट हुआ, ठीक है। तो जीसीडी क्या हुआ 21। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिथम। क्या होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, मतलब बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब हम एल्गोरिथम बनाते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से ब्लॉक्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं एल्गोरिथम्स आर लाइक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, ठीक है। दे हैव 5 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, 5 होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। कौन कौन से, सबसे पहला होता है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग क्या होती है, थिंक ऑफ इट लाइक फॉलोइंग अ रेसिपी। सीक्वेंसिंग मतलब एक रेसिपी को फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यू डू वन स्टेप आफ्टर अनदर इन सीक्वेंस टू गेट द फाइनल रिजल्ट। समझ गए, सीक्वेंस में चल रहे हैं एक के बाद एक स्टेप फॉलो करते हुए, तो ये हो गया पहला, सीक्वेंसिंग होनी जरूरी है एल्गोरिथम में क्योंकि सारे स्टेप एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। दूसरा क्या है, सिलेक्शन। दिस इज लाइक मेकिंग चॉइस, ठीक है। चॉइस मतलब आपको पता है सिलेक्ट करना, इफ एल्स लगाना, ठीक है, कि ये होगा तो ये है, ये होगा तो ये है। जैसे डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन यू माइट डू वन थिंग और अनदर, ठीक है। इट्स लाइक डिसाइडिंग विच पाथ टू टेक इन अ गेम। सपोज मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको बोला कि अगर पानी गर्म है, ठीक है, तो उसके अंदर नमक डालो, अगर नहीं है तो मत डालो, वेट करो। ये दो स्टेप हो गए, ठीक है, इफ एल्स आ गई यहाँ पर। तो ये क्या सिलेक्शन के कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होता है, इमेजिन डूइंग अ टास्क रिपीटेडली, ठीक है। आइट्रेशन मतलब लूपिंग में, ठीक है। इट्स लाइक लूपिंग थ्रू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल यू रीच डिजायरेबल आउटकम। सपोज मैंने बोला कि 1 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर है मुझे निकाल के दो, ठीक है। तो इवन नंबर निकालने के लिए मैं क्या करा, लूपिंग चलेगी, ठीक है। अब वो लूप तब तक चलेगा जब तक वो सारे नंबर्स को चेक नहीं कर लेता कि सारे इवन है कि नहीं, ठीक है। तो इवन निकालने के लिए वो पूरा लूप चलाएगा, मतलब क्या करेगा, आइट्रेशंस करेगा। पहले 1 लेगा, फिर 2 लेगा, चेक करेगा, फिर 3 लेगा, चेक करेगा, 4 लेगा, चेक करेगा। तो ऐसे कर करके 1 से लेकर 20 तक सारे इवन नंबर हमें निकाल के देगा। तो ये हो गया आपका आइट्रेशन, ठीक है। इट लाइक लूपिंग थ्रू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल यू रीच अ डिजायरेबल आउटकम। थिंक ऑफ इट एज डूइंग समथिंग ओवर एंड ओवर, एक के बाद एक हम करते जा रहे हैं, ठीक है। लेटर ऑन यू विल लर्न अबाउट 2 मोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। कौन कौन से, प्रोसीजर एंड रिकर्जन। देखो जब आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ोगे तो उस पर मैं वीडियो सोच रहा हूँ बनाऊं, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम।
तो उस पे वीडियो बनाने के लिए जब मैं स्टार्ट करूँ वो वीडियो बनाना, तो आपको पता चलेगा कि एल्गोरिथम असली में क्या होती है, उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे उसको सॉल्व करा जाता है, सारी चीजें आपको तब पता चलेगी। ठीक है, अब देखो आगे सीक्वेंसिंग, सिलेक्शन और आइट्रेशन को एक बार डीप में दोबारा से पढ़ लेते हैं। ठीक है, when solving problem of an algorithm using 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, कौन कौन से 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर और रिकर्जन होता है, ये आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, बट ये तीन तो आप मतलब मोस्ट प्रोबेबली करते ही हो यूज। ठीक है, इसके बाद सीक्वेंसिंग क्या होता है, इट्स लाइक अ फॉलोइंग रेसिपी, वही आफ्टर अनदर मैंने समझा दिया। सिलेक्शन भी समझा दिया है क्या होता है सिलेक्शन, इफ एल्स वगैरह कंडीशन, और आइट्रेशन में बता दिया है कि लूपिंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आइट्रेशंस होती है। लेट्स टेक एग्जांपल्स, क्या क्या एग्जांपल है, जैसे सीक्वेंसिंग का क्या एग्जांपल है, डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर, ईच स्टेप इज परफॉर्म्ड वन आफ्टर अनदर लाइक स्टरिंग सूप इन अ सीक्वेंस। ठीक है, इसका सिलेक्शन बता दिया, मेकिंग चॉइसेस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, लाइक इफ द सूप इज टू हॉट you decide to what to do next। ठीक है, in algorithm is like choosing next step based on a condition। iteration मतलब doing repeatedly, जैसे बताया था, imagining stirring soup until it's just right। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी है। अब आते हैं प्रोसीजर और रिकर्जन पे, ध्यान से समझना। आपने ये वर्ड बहुत सारे सुने होंगे, प्रोसीजर क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है। ठीक है, प्रोसीजर बेसिकली एक मिनी एल्गोरिदम होती है, मतलब एल्गोरिदम के अंदर ही एक और एल्गोरिदम होती है जो क्या बताते हैं, हमें एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क करने में हेल्प करती है। ठीक है, बट वो हमारा क्या मतलब किस चीज में हेल्प आती करती है, वो बेसिकली हेल्प करती है आपके कोड को रिड्यूस करने में। जैसे मान लो आपको एक ही टाइप की कैलकुलेशन एक कोड के अंदर, एक एल्गोरिदम के अंदर बार बार करनी पड़ रही है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीपल टाइम आप क्या करोगे, उसका एक प्रोसीजर बनाओगे और उसी प्रोसीजर को कॉल करोगे। समझ गए? तो देखो क्या है, इसको एक बार ढंग से दोबारा से समझ लेते हैं। प्रोसीजर इज लाइक अ मिनी एल्गोरिथम विद इन एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम के अंदर छोटी एल्गोरिथम ही आपका क्या होता है, प्रोसीजर होता है। इट हेल्प्स अवॉइड रिपीटिंग द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेन एल्गोरिथम। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल चीजें कर रहे हो बार बार, उसको रिड्यूस करने के लिए कि आप सेम पार्ट बार बार रिपीट ना करो, आप सीक्वेंसिंग करते हो। ठीक है, सॉरी सीक्वेंसिंग कह रहा हूँ, उसकी प्रोसीजर बनाते हो, उस प्रोसीजर को कॉल करते हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ यू ऑफन नीड टू फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी ऑफ टू नंबर, यू कैन डिफाइन जीसीडी एज अ प्रोसीजर। एक जीसीडी का आपने प्रोसीजर बना दिया, अगर आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल निकालना है तो आपने एक प्रोसीजर बना दिया, और जहां जहां आपको अपने फंक्शन में वो चीज चाहिए वहां पर आपने उस प्रोसीजर को कॉल कर दिया। ठीक है, देन यू यूज इट मल्टीपल टाइम्स इन योर मेन एल्गोरिथम विद डिफरेंट वैल्यूज, मतलब अलग अलग वैल्यूज से आपने उसको यूज करा, पहले 2 नंबर का निकाला, फिर अगले 2 नंबर का निकाला, फिर उसका आउटपुट का निकाला, इस तरीके से। ठीक है, इट बीइंग प्रोसीजर, देखो ये है प्रोसीजर का एक सिंटेक्स होता है। ठीक है, कॉमन सिंटेक्स है, ये आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये एग्जांपल बता दे प्रोसीजर का, जैसे ये देखो एक प्रोसीजर बनाया, कैलकुलेट सम, ए और बी क्या होंगे, दोनों इंटीजर। ठीक है, इसके बाद इंटीजर क्या रिटर्न करेंगे, इंटीजर रिटर्न करेंगे। अब एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, इंटीजर टाइप का, स्टार्ट हुआ बिगिन, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, जो ए और बी का सम है वो रिजल्ट में स्टोर कर दिया और रिटर्न कर दिया किसको, रिजल्ट को, जो क्या था एक इंटीजर। तो ये आपका प्रोसीजर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब रिकर्जन आता है। रिकर्जन क्या है, recursion is like a procedure calling itself। Think of like a task that breaks into a simpler version of its unit until reaches the base case। अब देखो रिकर्जन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ रिकर्जन का, बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। रिकर्जन का बेसिक सा मतलब होता है कॉलिंग द फंक्शन बाय इटसेल्फ, मतलब किसी फंक्शन को उसी के थ्रू, उसी के अंदर कॉल करना क्या होता है, रिकर्जन होता है। चलो एग्जांपल बताता हूँ आपको, इससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, सपोज एक फंक्शन है मेरा, फैक्टोरियल निकालने का। ठीक है, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का फंक्शन है और यहाँ पर एक नंबर है। ठीक है, अब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, मतलब 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल तो पता ही होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। तो हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। ये होता है आपका 5 का फैक्टोरियल, मतलब सभी को क्या कर दो,
मल्टीप्लाई कर दो, 5 से लेके ये 1 1 माइनस करते करते चलते जाओ 1 तक और सभी को मल्टीप्लाई कर दो, वो आ गया 5 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल निकालने के लिए आप रिकर्जन कैसे यूज करोगे? देखो रिकर्जन में मैंने बताया था फंक्शन, अगर इस फंक्शन के अंदर आप इसी को कॉल कर रहे हो, सेम फंक्शन को, मतलब इसी फंक्शन को फैक्टोरियल को, तो आप क्या यूज कर रहे हो? आप फैक्टोर मतलब रिकर्जन यूज कर रहे हो। अब देखो रिकर्जन का एग्जांपल दिखा दो कोड के थ्रू, कोड एग्जांपल, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं नीचे एक प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये एक प्रोग्राम है जो क्या कैलकुलेट करता है, आपका फैक्टोरियल को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, ये क्या कर रहा है, देखो ये फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल और यहाँ पर दो चीजें हैं, एक नम है और एक आउटपुट है, ठीक है। अब ये चेक कर रहा है इफ नम इक्वल टू 1 और 0, अगर नंबर जो है वो 0 या 1 है तो ये रिटर्न क्या कर देगा, आउटपुट कर देगा, जो कि क्या है 1 है, ठीक है। लेकिन नहीं तो ये क्या करेगा, ये उसको उससे मल्टीप्लाई करेगा और दोबारा से फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल कर देगा, समझ गए? मतलब यही फंक्शन इसके अंदर दोबारा से कॉल हो रहा है, ठीक है। किसके साथ, नए नंबर के साथ, मतलब नंबर -1, और जो आउटपुट आया था मल्टीप्लाई करके वो आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए? तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल। जैसे मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। तो देखो 4 का फैक्टोरियल क्या आया, 24। अब इधर देखो 4 का फैक्टोरियल क्या है 24, समझ गए? तो ये हो गया आपका रिकर्जन, ठीक है। सिंपल सी वर्ड में आपको रिकर्जन बता दिया, कॉलिंग द फंक्शन बाय इटसेल्फ। अगर किसी एल्गोरिदम में, उसी फंक्शन में, मान लो आपने एल्गोरिदम लिखा, उसमें स्टेप्स लिखे और एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर आपने दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल कर दिया, कॉल इट अगेन, तो वो क्या है, रिकर्जन है, ठीक है। तो समझ गया रिकर्जन प्रोसीजर नीड्स, ये सारी चीजें पढ़ लेना, मैं इसका लिंक डॉक्यूमेंट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम, यहाँ पर 7th पे आते हैं, सर्वे ऑफ कॉमन रनिंग टाइम। अब कॉमन रनिंग टाइम क्या होता है? देखो एल्गोरिदम सारी बढ़िया होती हैं, ठीक है, बट कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए कुछ तो मैकेनिज्म हमें लगाना पड़ेगा। When we design algorithm to solve a problem, there can be more than one approach, but some algorithm are better than others. मतलब कुछ एल्गोरिथम अच्छी होती है, कुछ एल्गोरिथम बुरी होती है। मतलब एक ही एल्गोरिथम को सॉल्व करने के दो तरीके भी हो सकते हैं। जैसे ये मैंने रिकर्जन करके यूज करा, आप हो सकता है किसी दूसरे तरीके से एल्गोरिथम को बना दो, हो सकता है आप कोई नया टेक्निक, नई टेक्निक लगा दो, है ना। तो उसके लिए मान लो, चलो मैं एग्जांपल करके बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने फैक्टोरियल किससे निकाला है, रिकर्जन से, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूँ फैक्टोरियल अपने तरीके से निकालना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया इधर, ठीक है, और इधर लिखा फैक्ट, ठीक है, और यहाँ पर एक नंबर लिया, ठीक है, नम, सपोज एक नंबर लिया, और इस नंबर को मुझे क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या करा, इसके अंदर एक फॉर लूप चलाया, लेट, यहाँ लिखा लेट आई इक्वल टू नम, आई क्या है, नंबर है आपका, और इफ नम ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 1, ठीक है, देन इसको ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन नम माइनस माइनस, ठीक है। ये मैंने प्रोग्राम बना दिया, और इधर क्या कर दिया मैंने, एक वेरिएबल बनाया इधर कांस्टेंट, लेट रिजल्ट इक्वल टू 1, ठीक है। रिजल्ट हमने 1 दे दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, फॉलो अप चला दिया, और यहाँ पर क्या करा, सिंपली मैंने रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू नम, ठीक है। ये मैंने इधर यहाँ लिख दिया, और लास्ट में मैंने क्या करा दिया, कंसोल लॉग रिजल्ट, ठीक है। किसको करा दिया, कंसोल रिजल्ट को करा दिया। तो अब चलो इसको कॉल करके देखते हैं क्या ये चल रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो प्रोग्राम में, ठीक है। चला के देखते हैं, इसको यहाँ पर कॉल कर देते हैं एक बार, और इसके अंदर डाल देते हैं अपना 4 ही डाल देते हैं इसके अंदर, और अब देखते हैं क्या ये आउटपुट दे पाता है हमें। यस, इट्स गिविंग 24। देखो मैंने ऊपर वाला कमेंट करा हुआ है,
ये ऊपर वाला नहीं चल रहा है, ये सिर्फ नीचे वाला चल रहा है। देखो इसके साथ कुछ मैं लिख के भी दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि हाँ ये यही वाला प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, द आउटपुट इज, सॉरी, आउटपुट इज, और यहाँ पर डाल दिया मैंने इक्वल टू, और यहाँ पर प्रिंट करा दिया रिजल्ट। ठीक है, देखो द आउटपुट इज 24। मतलब अब मैंने ये दूसरे अप्रोच से कर दिया। अब कौन सा वाला बढ़िया है? देखो ये एल्गोरिथम बढ़िया है या फिर ये एल्गोरिथम बढ़िया है, कौन सी बढ़िया, आप कैसे पता करोगे? तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे, आगे भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच बट सम एल्गोरिथम आर बेटर देन अदर। वी ऑफन कंपेयर बेस्ड ऑन देयर रनिंग टाइम। हम कैसे कंपेयर करते हैं? उनकी रनिंग टाइम के बेस पे। ठीक है, विच इज द टाइम एन एल्गोरिथम टेक टू प्रोसीजर प्रोड्यूस इट्स आउटपुट। मतलब कोई भी एल्गोरिथम उसका आउटपुट प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लेती है उसके बिहाफ पे हम बताते हैं कौन सी एल्गोरिथम बेटर है। अब बेटर एल्गोरिथम जनरली हैज शॉर्टर रनिंग टाइम, मतलब कम टाइम में वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बेटर एल्गोरिथम बोलते हैं। तो अब ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, कि कोई भी एल्गोरिथम, देखो मैं चलो ये भी करके दिखाता हूँ आपको टाइम भी आपको दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने दो तरीके फैक्टोरियल निकाला। ठीक है, दो तरीके से फैक्टोरियल निकाला, तो अब दोनों का हम टाइम कंपेयर करते हैं। देखो दोनों में प्रिंट करवाऊंगा तो दो दो आउटपुट प्रिंट होंगे कंसोल में। ये देखो दो दो आउटपुट प्रिंट हुए हैं। अब एक होता है आपका फंक्शन टाइम निकालने के लिए, कंसोल डॉट टाइम। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं आउटपुट वन, आउटपुट वन। ओके, और एक होता है कंसोल डॉट एंड टाइम, टाइम एंड, सॉरी। ठीक है, ये आउटपुट वन हो गया। और सेम ऐसे ही कंसोल डॉट एंड टाइम इधर डाल देते हैं आउटपुट टू, और यहाँ पर कंसोल एंड टाइम डाल देते हैं आउटपुट टू का टाइम एंड। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करके तो क्या होता है हमारे पास। ठीक है, मैंने सिंपली क्या करा, इसको रन करा। अब देखो आउटपुट वन ने कितना टाइम लिया? 18 मिली सेकेंड। ठीक है, आउटपुट टू ने कितना लिया? 0.52 मिली सेकेंड। तो बताओ बढ़िया कौन सा है, जो ज्यादा टाइम ले रहा है या फिर जो कम टाइम ले रहा है? समझ रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है, जिस एल्गोरिथम ने हमारा कम टाइम लिया है वो हमारी ज्यादा बड़ी एल्गोरिथम है। देखो जूम करके दिखाया था आपको, ज्यादा अच्छे दिखेगा। ये देखो बड़ा बड़ा देखो। ठीक है, ये देखो इस एल्गोरिथम ने कितना लिया आउटपुट वन ने? 18 सेकंड मिली सेकंड, और इसने कितना लिया? 0.526 मिली सेकंड। तो मतलब नीचे वाली हमारा एल्गोरिथम ज्यादा फास्ट है। तो दोबारा रन करके देखते हैं। देखो टाइम थोड़ा सा वेरी कर रहा है बट नीचे वाली अभी भी फास्ट है। समझ गए? तो ये आपका एल्गोरिथम का टाइम मेजर करने का तरीका होता है कि हम टाइम चेक कर सकते हैं किसी एल्गोरिथम में कितनी एल्गोरिथम फास्ट है कि नहीं। ठीक है, अब लिखा है वी ऑफन कंपेयर देम बेस्ड ऑन रनिंग टाइम, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, प्रोसीजर आउटपुट। अब बेटर एल्गोरिथम जनरली हैज शॉर्टर रनिंग टाइम, मैंने बता दिया। मेरी एल्गोरिथम दो थी, एक मैंने विद रिकर्जन करी, एक विदाउट रिकर्जन करी लूप चला के। तो लूप वाली जो ज्यादा फास्टर रही इन कंपेयर टू जिसमें हमने रिकर्जन यूज करा। ठीक है, अब टाइप ऑफ रनिंग टाइम कितने होते हैं? सबसे पहला कांस्टेंट टाइम, मतलब आपके एल्गोरिथम कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होगी, मतलब सेम ही टाइम ले रही है हर बार, कोई ज्यादा ना कोई कम, मतलब n टाइम ले रही है, मतलब वन टाइम में वो एग्जीक्यूट हो गई। If the running time does not depends on input size n, it's constant time। तो वो क्या हो गया आपका O n। अब हम ये पढ़ेंगे बाद में कि वर्स्ट केस कौन सा होता है, बेस्ट केस कौन सा होता है, थीटा क्या होता है, और आपका बिग O क्या होता है। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें आती है जब आप कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हो उसके अंदर। ठीक है, वो हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। अभी तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं सिंपल सा। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? सिंपल एक्शन लाइक चेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब एक एरे का अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा हूँ तो वो क्या है, वो आपकी एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब एरे का एक ही तो निकालना है, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका एग्जीक्यूट होगा? एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके बाद लीनियर टाइम, मतलब ओ के एन या फिर ओ एन, मतलब एन टाइम्स होगा। जैसे हमने जो दूसरी एल्गोरिथम बनाई, ये जो हमने एल्गोरिथम बनाई थी ये वाली सेकंड वाली, जिसमें हमने लूप चलाया, तो ये जो लूप है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? एन टाइम्स। एन टाइम्स मतलब जितना नंबर होगा उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ 5 डालता हूँ तो 5 बार लूप चलेगा। ठीक है, 6 डालता हूँ तो 6 बार चलेगा।
7 डालते हो तो 7 बार चलेगा, तो वो जितने नंबर ऑफ टाइम लूप चलेगा, तो एन नंबर ऑफ टाइम ये लूप चलता है, ठीक है, तो ओ एन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सर्चिंग फॉर अ मिनिमम वैल्यू इन एन एरे, एक एरे के अंदर आपको मिनिमम वैल्यू सर्च करनी है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ एन होगी, ठीक है। ये मैं सारी चीज आपको बाद में बता दूंगा, डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा विद एग्जांपल, ठीक है। इसका लोगैरिथमेटिक टाइम जिसे बोलते हैं बिग ओ लॉग एन, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोपोर्शन टू देयर लोगैरिथम ऑफ द इनपुट साइज, मतलब आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है किस पे डिपेंड करती है, उस इनपुट का लोगैरिथम निकाल दो, उसके इक्वल है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे बाइनरी सर्च हो गया, ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका क्वाड्रेटिक टाइम जिसमें होता है एन स्क्वायर, जिसमें लूप के अंदर लूप चलता है, ठीक है। जैसे बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, ये सारे आपके सॉर्टिंग एल्गोरिथम से। इसका आता है क्यूबिक टाइम, जिसमें होता है एन क्यूब, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ एन क्यूब, ठीक है, वर्स्ट केस। इसके बाद अगला आता है आपका ओ एन टू द पावर के, मतलब इसमें क्या होता है, वही आपका ट्रिपल लूप्स होता है, मतलब 4 के अंदर 4, 4 के अंदर 4, ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद ये क्या होता है, फाइंडिंग द इंडिपेंडेंट सेट ऑफ द ग्राफ, इट्स रनिंग टाइम व्हेन सर्चिंग ओवर ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ साइज के परफॉर्म्ड, ठीक है, के नंबर ऑफ साइज टाइम हमने क्या करा, उसको मल्टीप्लाई करा, मतलब उसके लूप्स उतने बार चले। इसके बाद एक्सपोनेंशियल टाइम, ठीक है, 2 टू द पावर एन, एक्सपोनेंट फंक्शन पढ़ाई है आपने, ठीक है, मतलब उसका एक्सपोनेंट के इक्वल हो, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है आपका एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फैक्टोरियल मतलब कि n की कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n फैक्टोरियल के इक्वल हो, वो आपका फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो ये सारी कुछ चीजें अभी थ्योरी बेस से अभी इसका पढ़ लो, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप ये पढ़ लो। मैं इसको एक डीप में वीडियो बना, हम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, ठीक है, एसिम्प्टोटिक एसिम्प्टोटिक एनोटेशन पढ़ेंगे, तब हम ये डीप में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, कैसे हम एनालाइज करते हैं, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। इसको थोड़ा आपको हो सकता है टाइम लगे समझने में, बट थोड़ा सा लगेगा। तो अब हम पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। अब किसी भी एल्गोरिथम का आप एनालिसिस कैसे करोगे, algorithm analysis help us to understand the complexity of an algorithm in terms of time and storage requirement, मतलब कोई भी एल्गोरिथम कितना टाइम लेती है, कितना स्टोरेज यूज करती है, उसके इस पे डिपेंड करता है आपका एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। इसके बाद मेजर्स ऑफ, अगला क्या, द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम इज क्रूशियल फॉर सिस्टम परफॉर्मेंस अफेक्टिंग हाउ क्विकली इट प्रोड्यूस रिजल्ट। अब देखो, आपको पता है जो लोग छोटी कंपनीज में जॉब करते हैं और जो लोग बड़ी एमएनसीज में जॉब करते हैं, उनके जो हायरिंग का प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। छोटी कंपनीज इजीली हायर कर लेती है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बहुत हार्ड टेस्ट लेती हैं। बट क्यों लेती है, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है कि उनको हार्ड टेस्ट लेना चाहिए, मतलब हार्ड टेस्ट लेती हैं वो, रीजन क्या है कि उनके पास जो डेटा है लोगों का, वो बिलियंस ऑफ डेटा है, मतलब इतना डेटा है कि अगर मान लो हम एक लूप भी चलाएं उस डेटा पे, तो ये समझ लो बहुत टाइम ले जाएगा वो लूप एग्जीक्यूट होने में। तो ये समझ लो कि हमें कोई ऐसा प्रोग्रामर चाहिए जो उस कोड को एफिशिएंटली लिखे, ताकि जो सिस्टम है उसकी प्रोसेसिंग कम से कम यूज हो। सपोज आपने एडब्ल्यूएस के बारे में सुना होगा, अमेज़न वेब सर्विसेज, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करता है। कई लोग क्या करते हैं, सर्वर की ना बिलिंग भी रिड्यूस कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से। कैसे, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छा नहीं है, तो आप जो सर्वर की प्रोसेसिंग है वो ज्यादा यूज होगी, मतलब उसके लूपिंग ज्यादा चलेंगे। बट अगर आपके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अच्छे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एफिशिएंट होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होगी, जिससे आपका सीपीयू की प्रोसेसिंग कम से कम लगेगी, मतलब आपकी बिलिंग भी ऑब्वियसली कम आएगी। समझ गए? तो इसलिए कंपनीज मांगती है, ऐसा कोई शौक नहीं है उनको, ठीक है, शौक यही है बस कि उनकी जो प्रोसेसिंग है सर्वर्स की वो कम से कम लगे, ठीक है। तो एफिशिएंट मतलब आपका कोड लिखा जाए। इसके बाद मेजर्स, क्या क्या मेजर्स है एफिशिएंसी नापने के किसी भी एल्गोरिथम के। सपोज मैंने दो एल्गोरिथम लिखी, इधर मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल निकालने की, एक ये वाली लिखी फैक्ट करके, और एक ये पूरी फैक्टोरियल करके लिखी है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस ये था, पहला हमने देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि कितना वो टाइम ले रहे हैं एग्जीक्यूट होने में, ठीक है।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताती है कि कितना प्रोग्राम कोड का साइज है, मतलब कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, कितना कोड यूज हो रहा है। ठीक है, ये होती है आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। काउंटिंग की ऑपरेशंस, कंपैरिजन इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम टू मेजर हाउ फास्ट एल्गोरिथम रन्स। तो हम चेक करते हैं कि कितनी फास्ट वो एल्गोरिथम रन करेगी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या करती है, मेजर्स द मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिथम। आपने कभी लीड कोड करा है? मेरा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट लीड कोड क्या है, बेसिकली प्रोग्रामर के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, डीएसए पढ़ते हो, आप एल्गोरिदम्स पढ़ते हो, और उसके अंदर जब आप कोई प्रोग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, किसी भी लेवल का, मीडियम का हो गया, इजी हो गया, या एडवांस लेवल का, तो उस कंडीशन में ये समझ लो जब आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर आपको बता रहा है कि कितना स्पेस यूज करा, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये दोनों चीजें आपको बताई जाती है। तो आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर आप किसी भी बड़ी एमएनसी में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लीड कोड करो डीएसए, और साथ ही साथ आप गीक्स फॉर गीक्स पे कर सकते हो, या फिर आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, हैकर रैंक पे कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप इन चीज की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप जाके वहां पर कंपेयर, मतलब अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो, अगर आप जेन्युइनली मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। अभी तो आप एमसीए कर रहे हो तो एमसीए करो पहले कंप्लीट, फिर देखो। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन जिसे हम एफएन से डिनोट करते हैं, डिस्क्राइबिंग द रनिंग टाइम एंड और स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम कंसर्निंग इनपुट साइज एन। मतलब एन इनपुट साइज पे वो कितना टाइम लेगा और कितना स्टोरेज यूज करेगा, वो बताता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन एफएन। ठीक है, ऑफन कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू रनिंग टाइम। समझ गए, रनिंग टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती है। केस टू फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन, कौन कौन से केस होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन के। सबसे पहला होता है वर्स्ट केस, ठीक है, और दूसरा होता है बेस्ट केस, और तीसरा होता है आपका एवरेज केस। अब देखो, ये वर्स्ट केस क्या होता है, बेस्ट केस क्या होता है, और एवरेज केस क्या होता है, ये मैं आपको जब हम ये पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जब ये हम पढ़ेंगे तब मैं इसको बहुत अच्छे डीप में बता दूंगा। बट अभी के लिए मैं ना आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको छोटा सा मतलब एक क्लियरेंस मिल जाए, कि है क्या वो एक्चुअल में। ठीक है, चलो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, एक एरे है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, मान लो लेट ARR इक्वल टू, और एरे के अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे मान लो 2 है, 5 है, 6 है, 3 2 है, सॉरी 7 ले लेते हैं, और 1 है, और फिर आप कर लेते हैं 10 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप एक एल्गोरिदम बनाओ, जो एल्गोरिदम क्या करेगी, इस पूरी एरे के अंदर से, ठीक है, मान लो 1 को फाइंड करके लाएगी। क्या फाइंड करेगी, 1 को फाइंड करेगी, 1 को, ध्यान रखना। अब हमारा 1 किस पोजीशन पर है, देखो ये हमारा 1 की पोजीशन। ठीक है, इसकी कलर ना थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। ये हमारा 1 है, ये हो गया हमारा 1, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब जब 1 फाइंड करेंगे तो एल्गोरिथम क्या करेगी, एक एल्गोरिथम बनाओगे जो एक लूप चलाएगी। ठीक है, क्या चलाएगी, लूपिंग स्टेटमेंट, क्योंकि हमें हर चीज को चेक करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम क्या करेगा, पहले 2 पे जाएगा, चेक करेगा कि 2 पे मतलब 1 मिल रहा है कि नहीं। फिर 5 पे जाएगा, चेक करेगा क्या यहाँ पर 1 है कि नहीं। फिर 6 पे जाएगा, चेक करेगा कि 1 है कि नहीं। 7 पे जाएगा, ऐसे करते करते वो सभी पे एक एक करके चेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, जरूरी थोड़ी ना 1 यहाँ पर हो, वो कहीं भी हो सकता है पूरी एरे में, है ना। तो सबसे पहली चीज, अगर मान लो 1 फर्स्ट नंबर पर ही है, ये 1 यहाँ पर होता फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, 1 आपका, तो उसको फर्स्ट इटरेशन में ही मिल जाता, है ना। तो मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, एन मतलब 1 हो जाती, पहली बार में मिल गया, एक ही बार लूप चला आपका। ठीक है, लेकिन अब इसके कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5, मतलब अभी 5 बार लूप चला, है ना। और अगर मान लो सबसे लास्ट में 1 होता है यहाँ पर 10 की जगह पे, तो ये कितनी बार लूप चलता, 6 टाइम चलता।
ठीक है। तो आप खुद सोचो कि बेस्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है। बेस्ट केस होता है कि जल्दी से जल्दी उसको मिल जाए, मतलब बेस्ट केस क्या हुआ उसमें 1, कि एक पहली इटरेशन पर ही उसको 1 मिल गया, ठीक है, अगर लूप चला प्रोग्राम का तो। और वर्स्ट केस मतलब सबसे खराब से खराब केस क्या हो सकता है, 6 बार लूप चलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा, क्योंकि 6 ही एलिमेंट है पूरे एरे में, है ना। तो मैक्सिमम केस में हम वर्स्ट केस में क्या मानते हैं, एन मानते हैं, मतलब साइज, ठीक है, मैक्सिमम साइज वो कितना चलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम चीज में हम वर्स्ट केस ही कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं भाई, ये तो बहुत रेयर चांस है हमें ये मिल जाए, ठीक है। बट हम जो कंसीडर करेंगे वो वर्स्ट केस ही करते हैं हमेशा। क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस मतलब ज्यादा से ज्यादा ये कितना ही चलेगा, है ना। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि वर्स्ट केस क्या है, मैक्सिमम स्टेप ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज एन, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर वर्स्ट केस क्या होगा, 6 होगा, मतलब 6 टाइम चलेगा। और बेस्ट केस क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा कि 1 टाइम ही चलेगा। एवरेज केस क्या होता है, स्टेप्स ऑन ऑल फॉर ऑल इंस्टेंस ऑफ साइज एन assuming a certain probabilistic probabilistic distribution of the input data। अब एवरेज केस क्या होगा, सारी पोजीशंस लो, उनको सम करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ, मतलब साइज जो इसका उससे डिवाइड करो, तो आपका एवरेज केस निकल जाएगा। मतलब एवरेज जो होगा बीच का होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है, वो आपका एवरेज केस होगा। मतलब या तो आपको थर्ड पे मिल जाए या फिर आपको फोर्थ पे मिल जाए, ये आपका एवरेज केस होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके केसेस होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन के, कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन की कितनी अच्छी है, वर्स्ट केस क्या होगा और बेस्ट केस क्या होगा, ठीक है, जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशन यही होती है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो बिग ओ, ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिख दिया एफ एन, सॉरी, और यहाँ लिख दिया मैंने एन, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम ये क्या चलेगा, लूप चलेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो लिखा एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक्सप्रेस द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम कंसर्न इनपुट साइज एन एज इट अप्रोच इन्फिनिटली, ठीक है, एन ही कंसीडर करता है वो। 3 नोटेशन कौन कौन से होते हैं, एक होता है बिग ओ, जो मतलब यहाँ मैंने बनाया वो बिग ओ है। एक होता है ओमेगा, मतलब वो कुछ ऐसा सिंबल होता है ओमेगा, इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक होता है थीटा, थीटा कुछ ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये थीटा होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटिंग, सॉरी, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी आप एक एल्गोरिथम बनाओगे, ठीक है, तो एल्गोरिथम बनाते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपको प्रोग्राम को सॉर्ट करना पड़ सकता है, मतलब आपका एरे है, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग आपको करनी पड़ सकती है। तो सॉर्ट भी आपका एक प्रॉब्लम में आ सकता है। सर्चिंग प्रॉब्लम, मतलब आप सर्च करोगे, इसमें से एलिमेंट फाइंड करो, इसमें से एलिमेंट फाइंड करो, इस एरे में से, तो सर्चिंग प्रॉब्लम भी हमारे पास आती है, ठीक है। इसके बाद ग्राफ प्रॉब्लम। ग्राफ प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली, देखो मान लो ऐसी चीज, ऐसी प्रॉब्लम जो ग्राफ पे सॉल्व करी जाए। सपोज आपको लोकेशंस के बीच में पाथ फाइंड करना है, तो पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम यूज करोगे, तो ये ग्राफ्स की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स, मतलब ये कॉम्बिनेटर मिक्स होती है, ठीक है, 2 या 3 मिला के बनते हैं, कि चाहे आप ग्राफ मिला लो या फिर आप सर्चिंग मिला लो या सॉर्टिंग मिला लो, दोनों को मिक्स करके बनती है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम क्या होती है, जिनके अंदर कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स होती है, ऐसी प्रॉब्लम, सपोज एरिया वॉल्यूम ये सारी चीजें आप निकालते हो, तो ये सारी ज्योमेट्रिक होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कौन सी होती है, पता ही, जो नंबर से रिलेटेड जितनी भी होती है प्रॉब्लम्स, वो सारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो हमें समझ आ गया है, हमें अच्छे से पता चल गया है। इसके बाद आप ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में कुछ आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका, ये कुछ ज्यादा वो नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप पढ़ लोगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में, तो आप पढ़ लोगे, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये हमने शायद पढ़ लिया है, ठीक है, सॉर्टिंग और सर्चिंग ग्राफ, ठीक है, कोई नहीं, इसको हम स्किप कर देते हैं।
अगला पढ़ते हैं, इसको आप डीप में पढ़ लेने का दोबारा से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, मतलब किन किन टेक्निक्स का यूज करके आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करोगे तो आपने कुछ वर्ड सुने होंगे कि मैं इसमें ये वाला रूल फॉलो करूंगा, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, या फिर मैं इसमें ग्रीडी टेक्निक यूज करूंगा, या फिर मैं इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करूंगा। तो ये सारी कुछ वर्ड्स है, जैसे ब्रांच एंड बॉन्ड यूज करूंगा इसके अंदर, या फिर इसमें रैंडमाइज एल्गोरिथम यूज करूंगा, या फिर इसमें बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम यूज करूंगा। तो ये सारे एल्गोरिथम्स हैं, मतलब टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी एल्गोरिथम को मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल बताता हूँ, चलो यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट ही कर सकते हैं, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या लिखा, ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम अंटिल दे कांट बी डिवाइडेड। मतलब एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो अनब्रेकेबल हो जाए, मतलब अब हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, स्टेप्स, डिवाइड द टॉप लेवल प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम इंडिविजुअली यूजिंग रिकर्जन, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, रिकर्जन या कुछ भी, मर्ज ऑल द सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन टू गेट कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब पहले सॉल्व करो सबको फिर मर्ज कर दो, ठीक है। एग्जांपल क्या है, बाइनरी सर्च हो गया, क्विक सर्च हो गया। जब इनके आप एल्गोरिथम्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ दे दूं एग्जांपल्स, मतलब इसी में कुछ एग्जांपल्स ऐड करके दे दूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। इसके बाद एक होता है ग्रीडी टेक्निक। ग्रीडी टेक्निक क्या होती है, देखो एक्सप्लेनेशन सुनो, सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बाय मेकिंग लोकली ऑप्टिमाइज्ड चॉइसेस एट ईच स्टेप, ठीक है। मतलब हर स्टेप में एक चॉइस मिलती है, कई कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें हमें चूज करना होता है बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होता है आपके ग्रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है इसके, जैसे चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट फॉर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। may not always produce the optimal solution but often provide us choose closer one, मतलब जरूरी नहीं ग्रीडी प्रॉब्लम से आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाए, बट उसके जो क्लोजेस्ट है वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। सपोज आप कुछ ऐसी चीज फाइंड कर रहे हो जिसका आउटपुट आया ही नहीं जो आप चाहते थे, बट उससे क्लोजेस्ट कुछ आ गया, ठीक है, तो ये आता है आपका ग्रीडिंग। इसके एग्जांपल्स क्या है, ठीक है, क्रूशिकल्स, मिनिमल स्पैनिंग ट्री, इसके बाद प्रीम्स मिनिमल स्पैनिंग ट्री, डिस्गस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, इसके बाद किनैप स्नैक सेक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कुछ एल्गोरिथम्स है, इसके बारे में पढ़ सकते हो आप, रिसर्च कर सकते हो। अगला आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपीबी बोलते हैं इसे। जब आप पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको, एक कैटेगरीज मिल जाएगी आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स मिलेगी वहां पर। एक्सप्लेनेशन क्या है, a bottom up approach that solve sub problem and reuse their result to solve larger sub problem avoiding redundant computations, समझ गए। मतलब ये क्या करता है, एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, सबको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर देते हैं, उनके आउटपुट को यूज करके फिर हम मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये होती है अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका क्या है, कंपैरिजन विद डिवाइड एंड कंकर, उससे थोड़ा कंपेयर करते हैं इसको, सिमिलर टू डिवाइड एंड कंकर बट मोर एफिशिएंट एज अवॉइड रिपीटेड कंप्यूटेशन, मतलब इससे रिपीटेड कंप्यूटेशन बहुत कम होती है और उससे ज्यादा बेटर है, बहुत एफिशिएंट है उससे, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, 0 to 1 के नैप स्नैक और सब सम प्रॉब्लम, सबसेट सम प्रॉब्लम, ये सारी कुछ एग्जांपल्स है इसके, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। इसके बाद क्या है, ब्रांच एंड बाउंड, ये एक टेक्निक है, क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी, देखो ध्यान से, एफिशिएंटली सॉल्व डिस्क्रीट एंड कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूजिंग अ रूटेड ट्री स्ट्रक्चर। जो इसका स्ट्रक्चर होता है प्रॉब्लम का, उसको कैसे सॉल्व करा जाता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक रूट है, ये इसके नोड हो गए, ठीक है, इनको सॉल्व करा गया, अब इनके भी आगे नोड हो गए, समझ गए, ये कुछ नोड है इनके, ठीक है, उनको सॉल्व करा गया, फिर उसके आगे नोड को सॉल्व करा, तो इस तरीके से चलता है ब्रांच एंड बाउंड, मतलब ब्रांचेस बनती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फॉर्म अ ट्री विद फुल सॉल्यूशन सेट ऑल रूट्स, ठीक है।
तो सारे नोड्स पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी जाती है। इसके बाद एक्सप्लोर ब्रांचेस ऑफ द ट्री डिस्क्राइबिंग सबसेट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद स्लोअर बट यूजफुल फॉर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब स्लो होती है बट यूजफुल है काफी, ठीक है। इसके बाद होता है रैंडमाइज एल्गोरिथम। रैंडमाइज क्या होता है एक्सप्लेनेशन, यूटिलाइज रैंडम नंबर ड्यूरिंग कंपटीशन फॉर फास्टर सॉल्यूशन, मतलब रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए ये यूज होती है। जैसे क्विक सॉर्ट हो गया, ठीक है, चूज अ रैंडम पाइवट, फैक्टोरियल लार्ज नंबर, ये सारी चीजें निकालने के लिए यूज होती है, ठीक है। इसका होता है एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। किस लिए यूज होती है एक्सप्रेशन क्या है इसकी, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन क्रिएटिंग चेक पॉइंट्स एंड बैक ट्रैक विद द सॉल्यूशन डजंट वर्क, ठीक है। मतलब बैक ट्रैक प्रॉब्लम क्या करती है, बहुत सारे सॉल्यूशन बना देगी आपके, ठीक है, और तब तक चेक करेगी जब तक ये चल नहीं जाता, मतलब जब तक इसका सॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है। सारे ट्राई करेगी, पहले ये ट्राई करेंगे, फिर हम ये ट्राई करेंगे, फिर हम ये ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे, तब तक ट्राई करेंगे जब तक हमारा आंसर निकल नहीं जाता, ठीक है। तो ये होता है आपका बैकट्रैक एल्गोरिथम। एक्सप्लेन क्या है इसका, सिमिलर टू डेप्थ फर्स्ट सर्च, जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च एक एल्गोरिथम है उसके सिमिलर है। नोट, इफ नो मोर चॉइस अवेलेबल द सर्च फेल्स, अगर कोई सर्च चॉइस अवेलेबल ही नहीं है तो इसकी सर्च क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी बैकट्रैक एल्गोरिथम की, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया। अब लास्ट हम पढ़ते हैं, हमारा जो 11वां टॉपिक है डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम, समझ गए। तो ये मैंने शायद स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि क्या होती है एल्गोरिथम। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम क्या होती है, एक्सप्लेनेशन क्या है, मैंने बताया था प्रिडिक्टेबल होती है, मतलब आप इनपुट के बेस पे चेक कर सकते हो क्या आउटपुट होगा, ठीक है। सपोज मैंने क्या करा, मैंने एक एल्गोरिथम बनाई जो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालती है। सपोज मैंने उसमें क्या डाला, मैंने इसमें मान लो 2 डाला, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 4। तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर करने पे ये मेरे को क्या आंसर देगी, 4 देगी एल्गोरिथम, ठीक है। अब मैं 7 का निकालूंगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो मुझे एल्गोरिथम में रिजल्ट क्या मिलेगा 49। तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया, तो ये क्या है आपका डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम होती है, ठीक है, मतलब उसको डिटरमाइन कर सकते हो। तो प्रिडिक्टेबल द नेक्स्ट आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द इनपुट एंड प्रोग्राम स्टेट। तो आप नेक्स्ट उसका क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। एग्जांपल सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशन वेयर आउटकम इज सर्टेन, मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन जिसका कुछ आउटपुट सेम आएगा जब भी आप सॉल्व करोगे। इसके बाद अगली होती है स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम। स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम कैसी होती है, जिसका मतलब आउटपुट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब आप बता नहीं सकते कि उसका आउटपुट क्या आएगा। सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो क्या करता है, एक रैंडम नंबर देता है, या फिर मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो क्या करता है, एक डेक ऑफ कार्ड है, ठीक है, बहुत सारे ताश की गड्डी है, उस गड्डी के अंदर से क्या करता है वो एक नंबर निकाल के देता है, एक गड्डी निकाल के देता है। अब हमें पता नहीं है कि वो एल्गोरिथम जब रन होगी तो कौन सा कार्ड निकाल के देगी, ठीक है। तो ये आपकी होगी आपकी स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम, समझ गए। इसके बाद व्हाई डज इट मैटर, देखो डिटरमिनिस्टिक क्या है, गुड फॉर प्रिडिक्टेबल टास्क, क्या है टास्क की प्रिडिक्शन करने के लिए इजी होता है, ठीक है। बट जो दूसरी होती है बट इसकी क्या है, नॉट सुटेबल फॉर सिनेरियोज वेयर रैंडमनेस इज नीडेड, मतलब उन चीजों में आप यूज नहीं कर सकते डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम को जहां पर आपको सिनेरियोज आते हैं। सिनेरियो मतलब ट्रू और फॉल्स, जैसे मान लो इफ एल्स कंडीशन आ गई, ठीक है, वहां पर आप इसको नहीं कर सकते। स्टोकेस्टिक क्या होती है, यूजफुल फॉर सिनेरियो रिक्वायरमेंट रैंडमनेस, ठीक है, जहां पर रैंडमनेस चाहिए, रैंडमनेस मतलब रैंडम नंबर्स का यूज होता है, तो वहां पर आप इसको यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अ कार्ड शफलिंग प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा गेम जो कार्ड शफल करता है, तो वहां पर आपको रैंडमनेस चाहिए, तो वहां पर स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम हम यूज करेंगे। अब देखो स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम में हमें एक प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, चैलेंजिंग विद सूडो रैंडम मेथड। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको सूडो रैंडम नंबर जनरेटेड एक प्रोग्राम बताया था, यूनिट कौन सी थी वो, यूनिट नंबर 1 या 2 थी, जहां पर मैंने, हाँ 2 थी, क्रिप्टोग्राफी जिसमें हमने पढ़ा था। तो वहां पर हमने एक सूडो रैंडम नंबर जनरेटर के बारे में पढ़ा था, एक ऐसा प्रोग्राम जो रैंडम एक नंबर जनरेट करता है, ठीक है। अब आपको पता है इसकी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो आउटपुट है ना वो प्रिडिक्ट करा जा सकता है। प्रिडिक्ट मतलब जैसे हमने बताया डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम थी सूडो रैंडम मेथड्स में कि ये इट कैन बी कंप्रोमाइज्ड एंड रैंडमनेस में नॉट बी
ट्रू, मतलब रैंडमनेस कभी गलत भी हो सकती है, मतलब ट्रू नहीं है हमेशा रैंडमनेस, कि हमेशा रैंडम नंबर हमें नहीं मिलेगा। इसका प्रिडिक्टेबल आउटकम में पोजेस अ प्रॉब्लम इन सिनेरियोज रिक्वायरिंग जीनियस रैंडमनेस, जेन्युइन रैंडमनेस, ठीक है। मतलब जेन्युइन रैंडमनेस निकालने के लिए हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमें जेन्युइन रैंडम नंबर तो मिल नहीं रहे। हमें क्या मिल रहा है, हमें एक एल्गोरिथम है जिसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, उसका रैंडम नंबर भी अगला बता सकते हैं, मतलब पहला बताया तो मैं अगला गेस कर सकता हूँ कि क्या नंबर होगा। तो ये तो प्रॉपरली रैंडम हुई नहीं, तो उसकी रैंडमनेस को एनहेंस करने के लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं। इनहेंसिंग रैंडमनेस हम क्या कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सूडो जनरेटर यूज कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर क्या करता है, वो आपका बेसिकली रैंडम होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब आप इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसका क्या है, इंप्रूव सिक्योरिटी सिनेरियो, मतलब इससे सिक्योरिटी भी इंप्रूव होगी क्योंकि आप रैंडम गेस ही नहीं कर सकते, है ना। इसके बाद हार्डवेयर रैंडम नंबर जनरेटर होता है एक, द बेस्ट मेथड फॉर एक्टिविटी रियल रैंडमनेस, हार्डवेयर रैंडम नंबर होता है एक। हार्डवेयर तो आपको पता ही है, सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैंने क्लॉक ली, उसको घुमाया तेज ही, अब कौन से पे रुकेगी वो आपको नहीं पता, क्योंकि वो हार्डवेयर है, वो रैंडमली ही चलेगा, ठीक है। यूटिलाइजिंग फिजिकल पोजेस फॉर जनरेटिंग अनप्रिडिक्टेबल नंबर, तो ये आपका यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है इसमें तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जितने ज्यादा इस पे लाइक्स आएंगे, जितने ज्यादा शेयर होंगे, उतनी मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं नेक्स्ट सिनेरियो भी, नेक्स्ट वीडियो भी इस पे लाऊं। तो ये समरी है, आप पढ़ सकते हैं, और इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इसको जाके पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि तबाही मच जाए, पूरे यूट्यूब पर तबाही मच जाए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम अपना खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस पे आती है, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल, ओके।